हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लीडिंग के बारे में। पिछली वीडियो में ड्राफ्टिंग पढ़ा था, अब पढ़ेंगे प्लीडिंग के बारे में। ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग ये सब्जेक्ट का नाम है, जो कंफ्यूज मत होना। तो पिन कमेंट में लिंक आएगी, डिटेल नोट्स डाउनलोड कर लेना, कंपाइल्ड पीपीटी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आती है, हर जगह लिंक होती है, चेक कर लेना। तो प्लीडिंग क्या होती है? सिविल प्रोसीजर की अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सीपीसी ध्यान रखना। सिविल प्रोसीजर में प्लीडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये बताता है कोर्ट को क्या एग्जैक्टली डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज। प्लीडिंग का मतलब होता है फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट इन विच ईच पार्टी बताती है कोर्ट को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे फैक्ट्स की बात हो रही है, इसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं, बस ध्यान रखना। ऑन विच देयर केस इज बेस्ड, मतलब वो फैक्ट बताए जाते हैं जिन पे उनका केस बेस्ड है। ठीक है, तो सीपीसी में 1908 में मेन प्लीडिंग दो बताई गई है, एक प्लेंट एक रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट जो फाइल किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई फाइल किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा। जो बेसिक लॉ ऑफ प्लीडिंग है ना, वो ऑर्डर 6 में है सीपीसी के, ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो हम प्लीडिंग पढ़ेंगे उसके जितने भी रूल्स वगैरह सारा कुछ है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 6 से। ठीक है, ध्यान रखना। ऑर्डर नंबर 6 में 18 रूल दिए गए हैं, सीपीसी के मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जो 18 रूल में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम के है, वो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, जो आपके लिए जरूरी है। वैसे कुछ एक दो चीजें, बहुत छोटी छोटी लाइनें, एक बारी बेरेक्ट खोल के ना देख लेना अपना। ठीक है, तो 17-18 रूल है, तो उनको डिटेल 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो हमें जरूरत क्यों है प्लीडिंग की? प्लीडिंग आइडेंटिफाई करता है डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलो, ए कहता है मैंने दिए थे 5 लाख रुपए बी को एज ए लोन। बी प्रॉमिस करता है रिटर्न करने की, बट वो रिटर्न नहीं करता है। किसने कहा था? ए ने कहा था। अब बी क्या कहता है? बी कहता है कि भाई मैंने 5 लाख रुपए लिए ही नहीं, कभी भी मैंने बोरो नहीं किए। तो कोर्ट, अब यहाँ पे दो फैक्ट है, तो कोर्ट को पता चल गया कि ए क्लेम कर रहा है लोन दिया था, ठीक है, बी मना कर रहा है कि मेरे को लोन मिला नहीं। देयरफॉर रियल डिस्प्यूट है कि वेदर लोन दिया गया था या नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली प्लीडिंग करती है। ठीक है, प्लीडिंग आइडेंटिफाई करती है डिस्प्यूट बिटवीन पार्ट। डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग, सीपीसी एक्सप्रेसिवली डेफिनेशन नहीं देता है प्लीडिंग की, तो हाउएवर ऑर्डर 6 रूल फर्स्ट सीपीसी का कहता है कि प्लीडिंग सेल मीन प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट, बस इन्होंने इतना बताया हुआ है। बट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बहुत सारी है, अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, काफ़ी अच्छी है, बट मेरे को जो अच्छी लगी मैंने वहाँ पे लिख दी है। सर जैक जैकब ने बताया था कि प्लीडिंग और रिटन स्टेटमेंट होते हैं जिसमें मटेरियल फैक्ट होते हैं, जिसपे पार्टीज रिलाई करती है सपोर्ट करने के लिए उनके क्लेम या फिर डिफेंस। ठीक है, फ्रेम किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग द रियल पॉइंट इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, और नैरो डाउन करने के लिए कंट्रोवर्सी नहीं होगी जब सारा कुछ फैक्ट्स वगैरह पता होंगे। ठीक है, तो सर जैक जैकब ने ये कहा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लेंट क्या होता है? प्लेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू प्लेंटिफ स्टार्ट करता है एक सिविल सूट। जैसे कि मान के चलो, ए कहता है ए लैंड 10 लाख रुपए टू बी, ए ने 10 लाख रुपए दिए हैं बी को, बी रिपे नहीं करता, ए अप्रोच करता है सिविल कोर्ट को, ए फाइल करता है एक प्लेंट, कहता है कौन ए है कौन बी है। ठीक है, प्लेंट में ये सब कुछ होता है। व्हेन द लोन वाज गिवन, हाउ मच मनी वाज गिवन, रिपेमेंट ड्यू है, कब का है, हाउ बी फेल टू रिपे, कैसे हुआ, वाई द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन एंड व्हाट रिलीफ ए वांट्स। ठीक है, तो प्लेंट बेसिकली प्लेंटिफ का केस होता है राइटिंग में। ठीक है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। तो प्लेंट एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो फाइल किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा। प्लेंटिफ कौन होता है? द पर्सन ब्रिंगिंग द लॉ सूट इन ए सिविल कोर्ट टू इनिशिएट ए सिविल सूट। ठीक है, तो प्लेंट फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको फाइल करता है प्लेंटिफ, ठीक है, सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट को शुरू करने के लिए। इट सेट आउट द प्लेंटिफ्स कोज ऑफ एक्शन, ठीक है, द फैक्ट सपोर्टिंग देयर क्लेम एंड द स्पेसिफिक रिलीफ और रेमेडी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कोर्ट। इससे समझ लो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये सेट करता है प्लेंटिफ का कोज ऑफ एक्शन, फैक्ट सपोर्टिंग देयर क्लेम, फैक्ट्स वगैरह उसमें होते हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ रेमेडी जो रिक्वेस्ट की जाती है कोर्ट से, इसमें सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। समझ में आया प्लेंट क्या होता है? अब रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट का रिटर्न रिप्लाई होता है। ठीक है, रिटर्न रिप्लाई होता है टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने कहा है पी है प्लेंटिफ ने कहा मैंने 50,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट कहेगा रिटर्न स्टेटमेंट की नहीं भाई मैंने नहीं लिए हैं, मेरे को आपने कभी लोन ही नहीं दिया। ठीक है, इसमें डिफेंडेंट बताता है कोर्ट को कौन से एलिगेशन प्लेंटिफ के एडमिट किए गए, कौन से एलिगेशन डिनाई किए गए, डिफेंडेंट का डिफेंस क्या है, और वेदर द डिफेंडेंट हैज एनी सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम अगर है तो वो सारा कुछ। ठीक है, प्लेंट का मतलब होता है प्लेंटिफ की साइड की स्टोरी, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफेंडेंट का रिप्लाई उस स्टोरी का। तो मान के चलो ए कहता है कि आई गेव 10 लाख रुपए टू बी, ठीक है, बी रिप्लाई कर सकता है कि आई नेवर बोरोड 10 लाख फ्रॉम ए, सिंपल सी बात है। या फिर बी ये भी कह सकता है कि
हाँ मैंने बोरो किए थे 10 लाख बट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इसको, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट के डिफेंस होते हैं राइटिंग में, समझ में आया। तो बेसिकली प्लेंटिफ स्टार्टिंग में क्या होता है, प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ को कोई प्रॉब्लम होती है, प्लेंटिफ फाइल करता है प्लेंट, उसके बाद डिफेंडेंट कहेगा ये मेरा आंसर है आपके एलिगेशन से, ठीक है। तो डिफेंडेंट फाइल करेगा एक WS रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद कोर्ट कहेगी कि अब मेरे को पता लग गया है इस एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट फ्रेम करेगी इश्यूज, ठीक है। उसके बाद एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, इश्यूज के बाद एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, एविडेंस के बाद आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट आएगा। तो ये बेसिक सीक्वेंस है, प्लेन रिटन स्टेटमेंट, इश्यू फ्रेम होता है, एविडेंस होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, जजमेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग, पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करना। आप केस डाल रहे हो कोर्ट में, ठीक है, अपोजिट पार्टी को कैसा पता लगेगा, ऑब्जेक्टिव होता है। डिफेंडेंट को जानना हुआ होता है कि क्या एग्जैक्टली प्लेंटिफ एलिज कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट में। सिमिलरली प्लेंटिफ को जानना होता है कि एग्जैक्टली डिफेंडेंट के डिफेंस क्या है, ठीक है। सेकंड है टू आइडेंटिफाई द रियल डिस्प्यूट, जब फैक्ट्स क्लियर होते हैं तो रियल डिस्प्यूट का पता लग जाता है। सरप्राइजेज ना हो इसलिए पार्टी को शुड नॉट सडनली इंट्रोड्यूस ए कंप्लीटली न्यू केस ड्यूरिंग ट्रायल, इसलिए प्लीडिंग जरूरी होती है कि पहले ही सारा कुछ मेंशन कर लिया जाए। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ एविडेंस, एविडेंस शुड जनरली रिलेट टू द फैक्ट दैट हैव बीन प्लीडेड, ठीक है। अगर एक फैक्ट कंप्लीटली आउटसाइड है प्लीडिंग से तो कोर्ट ऑर्डिनरीली कैन नॉट अलाउ ए पार्टी टू बिल्ड एन एंटायरली न्यू केस अराउंड इट, ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक कोई फैक्ट कंप्लीटली आउटसाइड है, कोई नया ही फैक्ट है, तो कोर्ट ऑर्डिनरीली अलाउ नहीं करती है पार्टी को कोई एंटायरली नया केस बनाने के लिए उसके चारों तरफ को। तो बेसिकली प्लीडिंग में, प्लेंट में या फिर डिफेंडेंट जब अपना स्टेटमेंट लिखता है उसमें सारा कुछ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके चारों तरफ ही केस घूमता है बाद में, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से हमेशा फाइल करना होता है। और फिफ्थ है टू हेल्प द कोर्ट टू फ्रेम इशू, इशू कोर्ट तभी फ्रेम कर सकता है जब उसको मटेरियल फैक्ट के बारे में पता हो, ठीक है, क्या है, क्या हुआ था, ठीक है, किसके साथ हुआ था। ये बेसिक फैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए, उसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम करता है। अब एक फंडामेंटल रूल है प्लीडिंग का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, प्लीड करो फैक्ट एविडेंस को नहीं, ठीक है। जब से मैं फैक्ट बता रहा हूं तो प्लीड करो फैक्ट एविडेंस को नहीं। मान के चलो ए चाहता है प्रूव करना कि भाई बी ने बोरो किए थे मेरे से 10 लाख रुपए, ठीक है। ए चाहता है प्रूव करना कि बी ने मेरे से 10 लाख रुपए लिए थे, तो ए क्या प्लीड करेगा, ए ये लिख सकता है कि 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को डिफेंडेंट ने बोरो किए थे 10 लाख रुपए प्लेंटिफ से और एग्री किया था रिपे करने के लिए 10 जुलाई को, ठीक है। 10 जुलाई को मतलब 2026 पूरा ही लिखेगा, 2026 यही है, ठीक है। 10 जुलाई 2026 को पे करने के लिए एग्री हुआ था, रिपे करने के लिए, ठीक है। ए को सारे पीस ऑफ एविडेंस प्लेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ए ये प्लीड नहीं करेगा कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ लिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेजेस हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास 2 विटनेस है, सीसीटीवी फुटेज में है, मैंने अपने गोडाउन में बैठ के दी थी, ठीक है। तो ये ऐसे एविडेंस वगैरह प्लीड नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूल है कि फैक्ट प्लीड करो, एविडेंस को ना करो, ठीक है, नहीं करे जाने होते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल फैक्ट, ऑर्डर नंबर 6 रूल 2 CPC का कहता है एवरी प्लीडिंग मस्ट कंटेन ए कंसाइज स्टेटमेंट of the material fact on which the party relies for his claim or defense, therefore pleading must contain material fact, pleading में material fact होने चाहिए, ठीक है। material fact क्या होता है, बेसिकली material fact वो fact होता है जो necessary होता है establish करने के लिए cause of action या फिर defense, ठीक है। material fact essential fact होते हैं जो prove किए जाने होते हैं केस को जीतने के लिए। एग्जाम्पल से पढ़ो, मान लीजिए चलो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, ए शू करता है बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ए को प्लीड करने होंगे फैक्ट्स जैसे कि ए और बी ने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड बी टू सप्लाई 1000 यूनिट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि बी सप्लाई करेगा 1000 यूनिट, बी को वो सब करना था 1 जून तक, बी फेल हो गया सप्लाई करने के लिए, ए को रेलेवेंट लॉस या फिर डैमेजेज हुए, ठीक है। तो ए देयरफॉर एंटाइटल है टू रिलीफ क्लेम, ए को क्लेम मिलना चाहिए। तो दीज आर मटेरियल फैक्ट, ठीक है। और मटेरियल फैक्ट और एविडेंस में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए हैं, इस डेट को दिए हैं, ऐसा कुछ लिखना होता है कि ये नहीं कि मेरे पास व्हाट्सअप मैसेजेस हैं, ठीक है, मेरे पास वो है, ये सब एविडेंस नहीं चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली मटेरियल फैक्ट हमें बताता है कि क्या हुआ था, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है कि हाउ यू विल प्रूव इट, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें छोटे छोटे जो सीपीसी में दी हुई है। आगे चलते हैं, प्लीडिंग शुड कंटेन फैक्ट्स नॉट लॉ, जनरली पार्टी डज नॉट हैव टू प्लीड एवरी लीगल प्रोविजन फॉर लीगल आर्ग्यूमेंट, जैसे कि ए को जरूरी नहीं है लिखने के लिए कि डिफेंडेंट इज लायबल अंडर सेक्शन ये बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ ये अप्लाई होता है ये वो, इंस्टेड वो प्लीड करेगा बस रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। कोर्ट अप्लाई करेगा एप्रोप्रिएट लॉ उन फैक्ट्स पे, ठीक है, ध्यान रखना, फैक्ट्स प्लीड किए जाते हैं, लॉ अप्लाई किया जाता है,
ठीक है, लो को आप प्लीड मत करो, लो को प्लीड नहीं करना होता। ऑर्डर नंबर 6 रूल 2, रूल ऑफ ब्रेविटी भी इसको बोलते हैं, कहता है प्लीडिंग शुड कंटेन कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। इसका मतलब कि 20 पेज आप अननेसेसरी स्टोरी में मत भरो, लिखो ओनली फैक्ट जो नेसेसरी है एस्टेब्लिश करने के लिए आपका केस या फिर डिफेंस। बस पर्पज इसका है कि केस को क्लियर रखना, कॉम्प्लिकेट मत करो। पर्टिकुलर्स वेयर नेसेसरी, प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट होते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होते हैं। ऑल्दो प्लीडिंग जनरली कंटेन करता है मटेरियल फैक्ट, बट कभी कभी मोर स्पेसिफिक डिटेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है इन केस इन्वॉल्विंग एलिगेशन जैसे कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन केसेस में थोड़ा जरूरी होता है, स्पेसिफिक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है तो वो डालने पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 6 रूल 4 ऑफ सीपीसी कहता है पर्टिकुलर मस्ट बी गिवन, देने होते हैं जहां पे जरूरत होती है उनकी। जैसे कि मान के चलो बी ने कमिट किया है फ्रॉड, तो ये कहने की बजाय कि भाई बी ने कमिट किया है फ्रॉड, ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे उसमें बी ने कमिट किया है फ्रॉड, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, कब हुआ था, किसने किया था, अगर पता है तो किसके साथ हुआ था, ठीक है, कैसे ये फॉल्स है, ऐसी चीजें, या फिर कैसे इंड्यूस हुए आप, ठीक है, कि आपने उस पर एक्ट किया, तो ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या कहा गया है कि प्लीडिंग जनरली कंटेन मटेरियल फैक्ट, बट कभी कभी मोर स्पेसिफिक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। ऑर्डर 6 रूल 4 सीपीसी का कहता है पर्टिकुलर दिए जाने होंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंड भी हो सकता है क्या प्लीड, मतलब आपने एक बार प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अमेंड भी कर सकते हो क्या आपने, अगर कुछ गलतियां वगैरह हो गई या फिर छूट गया कुछ, तो कभी कभी पार्टी को लगता है कि प्लीडिंग में ओमिशन मतलब कुछ गलतियां हो गई, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एक्सीडेंटली छूट गया है, ठीक है, या फिर कुछ नेसेसरी अमेंड करना है। तो रूल नंबर 17 ऑर्डर 6 का कहता है, डील करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से। कोर्ट अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट जहां पे जरूरी होता है फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद कि पार्टी मस्ट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट डिस्पाइट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस द मैटर कुड नॉट हैव बीन रेज्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अगर आप कुछ भी चीज ऐड करना चाहते हो अपनी प्लीडिंग में आफ्टर द ट्रायल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यू मस्ट शो, आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइनली आपने ट्राई किया था रेज करने के लिए वो मैटर पहले, ठीक है, बट आप वो नहीं कर पाए डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर, ठीक है। मान के चलो ए है कोई बंदा, फाइल करता है एक सूट, ठीक है, ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल के बाद ये कहता है मेरे को कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड करना है अपने प्लेंट में, ठीक है, तो कोर्ट पूछेगा कि आपने वो पहले मेंशन क्यों नहीं किया था। ए कहता है कि मेरे को पता नहीं था उस फैक्ट के बारे में पहले, मेरे को बाद में पता लगा, ठीक है, तो इवन दो मैंने रीजनेबल एफर्ट्स किए थे उसको ढूंढने की, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। बट अगर ए कहता है कि मेरे को पता था इसको बिगनिंग से और मैं भूल गया इसको मेंशन करना, तो ए एक्सरसाइज नहीं कर सकता ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, और कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सकता है अमेंडमेंट को, ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो जब ट्रायल शुरू होता है तो आप सिंपली नया मैटर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट सिंपली ऐड न्यू मैटर, यू मस्ट शो दैट यू कुड नॉट हैव एडेड देम अर्लियर डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर, सिंपल सा मतलब उसका ये है। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। स्ट्राइकिंग आउट क्या होता है, बेसिकली रूल नंबर 16 सीपीसी ऑर्डर 6 का बताता है, पावर देता है कोर्ट को स्ट्राइक आउट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, फिर अमेंड करने के लिए कुछ मैटर प्लीडिंग्स में, ठीक है। जैसे कि एक प्लीडिंग में मटेरियल है जो कि अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, फ्राइवलस है, ठीक है, वेक्सेशियस है, प्रेजुडिशियल है, फिर एम्ब्रेसिंग है, या फिर और एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और एब्यूज है किसी कोर्ट के प्रोसेस की, कोर्ट इसको हटाने के ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, या फिर चेंज करने के ऑर्डर कर सकता है सब्जेक्ट टू द रूल। सिंपल आइडिया है, अगर बैड और एब्यूजिव मटेरियल है प्लीडिंग में तो कोर्ट उसको हटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ प्लीडिंग। रूल नंबर 14 ऑर्डर नंबर 6 का कहता है एवरी प्लीडिंग साइन किए जाने होते हैं बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, अगर कोई है तो, ठीक है। देयर आर प्रोविजन डीलिंग विद द सिचुएशन वेयर पार्टी इज अनेबल टू साइन, ठीक है, वहां पे कुछ प्रोविजंस है जो डील करते हैं सिचुएशन से भी, जैसे कि कोर्ट परमिट कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को वेरीफाई करने के लिए उस पर्सन के बिहाफ पे, ठीक है, अगर आप साइन नहीं कर सकते हो तो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके लिए भी प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। रूल 15 ऑफ सीपीसी कहता है ए प्लीडिंग मस्ट आल्सो भी वेरीफाई होनी चाहिए। वेरिफिकेशन बेसिकली कोर्ट को बताता है कि मैं कंफर्म करता हूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है टू माय नॉलेज
और बिलीव एज स्टेटेड। ठीक है, जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है उसको इंडिकेट करना होता है कौन सा पैराग्राफ वेरीफाइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक जनरल टेबल है, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, मैंने सारे तो नहीं लिखे हुए हैं, 1 2 4 5 जिसकी हमने बात की थी अमेंडमेंट वगैरह की, स्ट्राइकिंग आउट, वेरिफिकेशन वगैरह, प्लीडिंग साइन होनी चाहिए, ये सारा कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना भाई, ये टेबल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करते हैं। बच्चन नाहर वर्सेस नीलिमा मंडल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लीडिंग और कहा था कि कोर्ट शुड नॉट ग्रांट रिलीफ ऑन द केस दैट वाज नॉट प्लीडेड एंड ऑन विच द अपोजिट पार्टी हैड नो अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट। मतलब कि रिलीफ दिया नहीं जाएगा, जनरली ग्रांट नहीं किया जाएगा उस केस पे जो कंप्लीटली आउटसाइड है प्लीडिंग से। ये इस केस में कहा था, बच्चन नाहर वाले केस में ध्यान रखना। ठीक है, ट्रोजन एंड कॉर्पोरेशन वर्सेस नागप्पा छेतियार, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि डिसीजन शुड ऑर्डिनरीली बी बेस्ड ऑन द केस सेटअप बाय द पार्टीज इन देयर प्लीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि डिसीजन शुड ऑर्डिनरीली बी बेस्ड ऑन द केस जो सेटअप किया गया है पार्टीज के द्वारा उनकी प्लीडिंग में, उस पर ही बेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गणेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मोजीराम 1978 में, इसमें रूल ऑफ प्लीडिंग आर मेड टू हेल्प कोर्ट डिलीवर जस्टिस नॉट टू क्रिएट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेन पर्पज ऑफ प्लीडिंग इज टू टेल अपोजिट पार्टी क्लियरली व्हाट द केस इज अबाउट। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि दूसरी पार्टी को एलिगेशन का पता लगे। ठीक है, पता लगे व्हाट केस दे हैव टू मीट। ठीक है, और इज नॉट सडनली सरप्राइज ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, सरप्राइज ना मिले ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल प्रिंसिपल है, रूल ऑफ प्लीडिंग बनाए गए हैं कोर्ट को डिलीवर करने के लिए जस्टिस, कोई कंफ्यूजन या फिर ऑब्स्टेकल अननेसेसरीली क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, मेन पर्पज है प्लीडिंग का टू टेल अपोजिट पार्टी क्लियरली क्या किस बारे में केस है। नेक्स्ट है राम स्वरूप गुप्ता वर्सेस विष्णु नारायण इंटर कॉलेज, इसमें कहा गया था कि प्लीडिंग शुड बी अंडरस्टूड लिबरली नॉट इन एन ओवरली टेक्निकल मैनर। मतलब कि कोर्ट शुड लुक एट द वोल प्लीडिंग एंड इट्स रियल मीनिंग रेदर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल मिस्टेक इन वर्डिंग। अगर ये क्लियर है प्लीडिंग से कि व्हाट द प्लेंटिफ इज क्लेमिंग या फिर व्हाट द डिफेंडेंट इज डिफेंडिंग, तो कोर्ट शुड नॉट रिजेक्ट द केस जस्ट बिकॉज प्लीडिंग परफेक्टली ड्राफ्ट नहीं की गई थी। ठीक है, ये कहा गया था राम स्वरूप गुप्ता वाले केस में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, रवजीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वर्सेस नारायण स्वामी एंड सन्स 2009 में क्या कहा गया था कि द कोर्ट कैन अलाउ ए पार्टी टू चेंज और एड समथिंग। ये अमेंडमेंट वाला है। ठीक है, अमेंडमेंट वाला है। द कोर्ट कैन कोर्ट अलाउ कर सकते हैं किसी पार्टी को चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए कुछ भी चीज प्लीडिंग में, बट इट मस्ट मेक श्योर दैट अमेंडमेंट इज फेयर एंड नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग द रियल डिस्प्यूट। ठीक है, ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अमेंडमेंट फेयर है और जरूरी है डिसाइड करने के लिए रियल डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे कि इज द अमेंडमेंट नेसेसरी, विल इट हेल्प द कोर्ट टू डिसाइड द रियल इशू बिटवीन द पार्टीज, विल इट अनफेयरली हार्म द अदर पार्टी। अगर कोई अमेंडमेंट सीरियस प्रेजुडाइज पहुंचाता है जो कि कंपेंसेट नहीं किया जा सकता है मनी के द्वारा, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अमेंडमेंट को। इज द एप्लीकेशन जेन्युइन, सारा कुछ देखना होता है कि पार्टी एक्ट कर रही है ऑनेस्टली और नहीं ट्राई कर रही है मिसयूज करने के लिए प्रोसेस। इज इट कंप्लीटली ए न्यू केस बीइंग इंट्रोड्यूस, ए पार्टी जनरली कैन नॉट यूज एन अमेंडमेंट रिप्लेस करने के लिए एंटायर ओरिजिनल केस विद टोटली न्यू केस। मतलब कि एक पार्टी जनरली यूज नहीं कर सकती अमेंडमेंट रिप्लेस करने के लिए एंटायर ओरिजिनल केस विद ए टोटली न्यू केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ ये 3-4 चीजें बताई गई थी कि कोर्ट अलाउ कर सकता है किसी पार्टी को चेंज करने के लिए और ऐड करने के लिए समथिंग, बट उसको मेक श्योर करना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्लीडिंग की वीडियो होती है कंप्लीट। PYQ वगैरह देख लेना भाई, क्योंकि सारा कुछ देखो क्या होता है ना कि मैं इसमें सारा कुछ इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, देखो बेयर एक्ट कितना बड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की VN शुक्ला उठा के देखना कितनी मोटी है, और बेयर एक्ट कितना सा है, बेयर एक्ट कितना सा है तो VN शुक्ला इतनी बड़ी है। तो एक एक चीज़ अगर मैं ध्यान से इन वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीडियोज बनेगी, कोई नहीं देखेगा भाई यूट्यूब पे। तो इसका एक सोल्यूशन है, जो भी मतलब आपके PYQs होते हैं उनको देख के या तो मैं PYQ बना दूंगा, या फिर जब मेरे डिटेल नोट्स होंगे ना उनमें सारे पिछले 5 साल के जो PYQ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो डिटेल नोट्स या PYQ जो भी अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड कर लेना, उससे अलग एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट, ये PPT यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, ये वाली वीडियो देख लेना, पुरानी वीडियो है, और इस प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। बची हुई वीडियो को जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।